नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 28 मई और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण आज के डीएनए पे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा ये क्वेरी था कि आप लोगों से कहता हूँ बार बार कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, लेकिन आप लोग देते नहीं, ये गलत बात है। चलिए कोई नहीं। आज का पहला टॉपिक है शहरी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन। तो टिड्डी से तो सभी लोग परिचित होंगे, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। फसलों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली टिड्डियों का पिछले कुछ दिनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में देखा जाना चिंता का विषय है। दरअसल 11 अप्रैल को भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों को पहली बार देखा गया था। तो देखिए ये टिड्डियों का आक्रमण। मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आगमन राजस्थान की तरफ होने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, FAO के अनुसार टिड्डियाँ भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। टिड्डियाँ भी करती हैं और लोग भी करते हैं शहरी क्षेत्रों में प्रवेश। ठीक है, तो ये देखेंगे आपकी जो राजस्थान और जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में देखा जाना चिंता का विषय है। और 11 अप्रैल को जैसे यहाँ बताया गया कि भारत और पाकिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में टिड्डियों को पहली बार देखा गया था। और ये भी बताया गया कि मई के शुरुआती दिनों में ही पाकिस्तान से होते हुए टिड्डियों का आगमन राजस्थान की तरफ से होने लगा था। और ये भी बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार टिड्डियाँ भोजन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं टिड्डियों के बारे में। टिड्डी क्या है? मुख्यतः टिड्डी एक प्रकार के उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय शक्ति होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाती है। सामान्य तौर पे ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। साथ ही 40 से 50 मिलियन टिड्डियाँ 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं। बाप रे बाप। ठीक है, FAO के अनुसार टिड्डी का एक छोटा समूह एक दिन में जितना फसल नष्ट करता है, 35,000 लोग उतने में 2 समय का खाना खा लेते हैं। अब देख लीजिए उनके आक्रमण से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, फसलों को कितना नुकसान हो रहा है कि एक दिन में जितना ये फसल नष्ट करते हैं उतने में 35,000 लोग उतने में 2 समय का खाना खा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टिड्डियों का भारत में प्रभाव क्या है, मतलब इफेक्ट कैसे। वर्तमान में फसल के नुकसान की संभावना कम है क्योंकि किसानों ने अपनी रबी की फसल की कटाई के पहले ही कर ली है, लेकिन महाराष्ट्र में टिड्डियों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर नारंगी उत्पादक काफ़ी चिंतित हैं। टिड्डियाँ चेतावनी संगठन लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO के अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में जैसे नागपुर संतरे के लिए फेमस है, तो यही बताने की कोशिश की गई है कि नारंगी उत्पादक काफ़ी चिंतित है। और टिड्डियाँ चेतावनी संगठन जो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। अब बात करते हैं टिड्डी चेतावनी संगठन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा जो डिटेल था, टिड्डी चेतावनी संगठन जो है इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है और ये पूरा चेतावनी का संगठन दिया गया है। अब इससे जुड़ा एक और देख लीजिए कि जो FAO है क्या, जो मैंने बताया खाद्य और कृषि संगठन जिसे कहते हैं। UPSC के PT में पूछ भी चुका है क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र की सबसे बड़ी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों में से एक है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 अर्थात 74 वर्ष पूर्व में
कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य से साथ की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। इसका लैटिन आदर्श वाक्य लैटिन मैटो फीट पैनिस, वहाँ रोटी होने दो, ट्रांसलेट टू लेट देयर बी ब्रेड का अनुवाद है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। लैटिन आदर्श वाक्य जो है फिएट पैनिस, वहाँ रोटी होने दो, मतलब लैटिन मोटो फीट पैनिस ट्रांसलेट टू लेट देयर बी ब्रेड का अनुवाद है। यह दुनिया भर के क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन करता है जो 130 से अधिक देशों में कार्यरत है। यह सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और भूमि और जल संसाधनों में सुधार और विकास के लिए अपनी गतिविधियों का समन्वय करने में मदद करता है। यह अनुसंधान का संचालन भी करता है, परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करता है और कृषि उत्पादन और विकास डेटा पर एक डेटा एकत्र करता है। ठीक है, तो ये इसका काम है। 197 सदस्य राज्यों जैसे 194 सदस्य राष्ट्र, एक सदस्य संगठन और 2 सहयोगी देश से बना यह FAO प्रत्येक सदस्य देश और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाला द्विवार्षिक सम्मेलन द्वारा शासित होता है, जो 49 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का चुनाव करता है। चीन के क्यू डोंग्यू मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा टिड्डियों का आक्रमण। टिड्डियों से रिलेटेड देखिए कितना डेटा है जो आपको मैंने बता दिया। सभी क्षेत्रों में टिड्डियों का आगमन हुआ था। 11 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान सीमा के आसपास क्षेत्रों में देखा गया पहली बार। और यह FAO के बारे में भी पूरा डिटेल मैंने नीचे बता ही दिया है। भोजन की तलाश में सभी क्षेत्र में आते हैं। टिड्डियों के बारे में बता दिया कि टिड्डी उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं, इनमें अतुलनीय क्षमता होती है जो प्रकार की फसलों को नुकसान पहुँचा देते हैं। और देख लीजिए एक दिन में कितने किलोमीटर ये उड़ सकते हैं। 40 से 50 मिलियन टिड्डियाँ 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में समायोजित हो सकती हैं। टिड्डी का एक छोटा सा समूह दिन में जितना फसल नष्ट करता है उतना 35 लोग उतने समय में दो समय का खाना खा सकते हैं। टिड्डियों का भारत में प्रभाव कैसे पड़ेगा ये सब बता दिया गया है कि जो इस समय रबी की फसल की कटाई की पहले ही कर ली है, लेकिन महाराष्ट्र में टिड्डियाँ, जैसे महाराष्ट्र में नारंगी सबसे ज़्यादा, आपको पता है कि नागपुर का संतरा सबसे ज़्यादा फेमस है। तो नारंगी के उत्पादक काफ़ी चिंतित है, जो नारंगी उत्पादक है काफ़ी चिंतित हैं। और टिड्डी चेतावनी संगठन जिसे लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, टिड्डी चेतावनी संगठन जो है इसका मुख्यालय बता दिया गया कहाँ पे स्थित है और इनका काम क्या क्या है ये भी सब बताया गया आप लोगों को। तो देख लीजिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री कौन है। ठीक है, अगर किसी को कमेंट देना हो तो दे सकते हैं। यह FAO के बारे में पूरा डिटेल बता दिया गया, लंबा चौड़ा पूरा का पूरा प्री और मेन से रिलेटेड सारा बता दिया गया। तो इसको पूरा का पूरा आराम से देख लीजिए। कब स्थापना हुई थी, क्या काम होता है, मुख्यालय कहाँ पे है, इसका लैटिन आदर्श वाक्य क्या है, ये दुनिया भर के क्षेत्रीय कार्यालयों का संचालन करता है, ये भी बताया गया जो 130 देशों में कार्यरत हैं। ये सरकारों को पूरा डिटेल बता दिया क्या क्या ऐसा काम है, अनुसंधान संचालन भी करता है, पूरा डिटेल इसका भी बताया गया आपको। और 197 सदस्य राज्यों में से कौन कौन से कैसे कैसे क्या है। चीन के जो आपके क्यू डोंग्यू है जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान महानिदेशक के रूप में कार्य करते हैं, ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा पूरा का पूरा डिटेल। ठीक है, चलिए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। मेजर सुमन गौनी। ठीक है, देखते हैं क्या है मेजर सुमन गौनी के बारे में देखते हैं। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गौनी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। ये देखिए मेजर साहब का फोटो है। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बड़े गौरव की बात है। मेजर सुमन गौनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और उन्होंने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। मेजर सुमन गौनी के अतिरिक्त ब्राज़ील सेना की एक कमांडर करला को भी संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों ही महिलाओं को प्रभावशाली आदर्श की संज्ञा दी है। ये बड़ी गौरव की बात है। ये देख लीजिए फोटो इनका। संयुक्त राष्ट्र सैन्य संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 में उल्लेखित सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक व्यक्तिगत शांति दूत के समर्पण और प्रयास को मान्यता देता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 2016 में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये रही मेजर सुमन गौनी। ठीक है, इनको चुना गया है 2019 के लिए। और मेजर सुमन गौनी के साथ साथ ब्राज़ील सेना की कमांडर करला को भी। ठीक है, सुमन और करला याद रखिएगा, दो लोग हैं। सुमन जी भारत की हैं, भारतीय सेना की अधिकारी हैं, और करला जी ब्राज़ील सेना की हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा किसके द्वारा दिया गया है, महासचिव कौन है, इनका नाम जरूर याद रखिए आप लोग। बहुत अच्छे इंसान हैं, ये यूनाइटेड नेशन के हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इनके बारे में। यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 2016 से दिया जा रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा दूसरा टॉपिक, मेजर सुमन गौनी। तीसरा टॉपिक है चंबा सुरंग। चंबा सुरंग है, चंबा सुरंग देखते हैं। देखिए ये चंबा सुरंग का कितना बढ़िया फोटो है, कितना लाइट है, देख ही सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने, कमेंट मार के बताइए कि मंत्री जी कौन है। आजकल मुझे मंत्रियों से बड़ा प्यार हो गया है, तो मंत्री जी कौन है जरूर आप लोग कमेंट मार के बताइएगा कि इस समय मंत्री कौन है। और बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके बारे में तो मैं जानता भी हूँ। ठीक है, मंत्री ने 26 मई 2020 को 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी का आयोजन का उद्घाटन किया था। बॉर्डर बीआरओ ने, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग NH24 नेशनल हाईवे 24 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए चंबा सुरंग ने कितना मीटर का किया है, तो 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। अब हम देखते हैं कि चार धाम परियोजना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चार धाम परियोजना में कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा चार धाम में कौन कौन आते हैं। चार धाम परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाले 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं मरम्मत कार्य शामिल है। ये देख लीजिए चार धाम परियोजना को। ठीक है, लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत एवं तकरीबन 889 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाली प्रतिष्ठित चार धाम परियोजना के तहत बीआरओ 250 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रहा है, जो पवित्र तीर्थ स्थलों गंगोत्री और बद्रीनाथ की ओर जाएगा। बीआरओ के बारे में मैं कई बार आप लोगों से बता चुका हूँ, बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग डीएनए को पूरा गंभीरता से देखिए। देखिए बीआरओ के बारे में मुझे लग रहा है कि जब से मैं डीएनए बता रहा हूँ आप लोगों को तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है बीआरओ। तो बीआरओ की देखिए क्या कह दिया है। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सके। संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होंगे, और जितने भी टॉपिक मैंने दिए हैं, खास करके शहरी टिड्डियों का प्रभाव जो है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो भी है, कैसे कैसे टिड्डी क्या है, उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। ठीक है, अतुलनीय शक्ति होती है, कितने किलोमीटर उड़ सकते हैं, बस जान लीजिए। जानने में क्या है, कैसा नुकसान पड़ सकता है, कि ये टिड्डियों में ऐसा क्या है कि जो नुकसान इतना ज़्यादा कर सकते हैं। भारत में प्रभाव होता है तो कौन संगठन कौन सा होता है, ये छिड़काव किया जा रहा है, और टिड्डी चेतावनी संगठन क्या करता है भारत में। टिड्डी चेतावनी संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत कैसे कैसे क्या है, सब बताया है मैंने आपको। इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये भी आपको बताया है। ये भी यूपीएससी के पीटी में खाद्य और कृषि संगठन क्या क्या पूरा डिटेल है, कहाँ राजधानी है, सब कुछ तो बता ही दिया हूँ आप लोग को, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कितने राज्य हैं, कितने राज्यों, सब डिटेल आपको बता दिया गया। वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी कौन है, ये भी बताया गया। मेजर सुमन गौनी के बारे में सारा बताया गया कि भारतीय सेना के अधिकारी हैं मेजर सुमन गौनी। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया ज़रूर देख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार उनका पूछा था, भावना कंठ के बारे में पूछ लिया था। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी आप लोग।
अवनी चतुर्वेदी कोई थी, भावना कंठ अवनी चतुर्वेदी, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन ऐसे ही पूछा था क्वेश्चन में। जो फर्स्ट होता है, जो पहली बार पाता है तो अक्सर पेपर पूछ देता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, इनके साथ किसको और मिला ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र 2016 में पुरस्कार प्रदान किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था, प्रदान किया गया था। चंबा सुरंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मंत्री जी का नाम जरूर कमेंट मार के बताइएगा आप लोग। और बीआरओ का क्या है, कैसे कैसे कितना मीटर लंबा, ये पढ़ लीजिएगा। चार धाम परियोजना का जो डिटेल मैंने आपको बताया कितना किलोमीटर लंबा है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। कितना लागत आएगी, कैसे कैसे क्या है, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। बीआरओ क्या है, बीआरओ में कब स्थापना हुई थी, कई बार बता चुका हूँ, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण डीएनए। आज गला काफ़ी बैठा हुआ है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, तो आप लोग आराम से पढ़िए। 8:30 बजे आप लोगों से मिलता हूँ, पेड ग्रुप मेंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।